हाल ही में बंगाल के 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के सोनारपुर ग्राम में टीएमसी अध्यक्ष और सांसद अभिषेक बनर्जी की जो दुर्दशा हुई और हुगली के चंडी तालाब के पास कल्याण बनर्जी की जो दुर्दशा हुई, आप लोगों को भली भांति जानकारी होगी। सोशल मीडिया पे ये घटना काफी वायरल है कि आम पब्लिक ने ईंट पत्थर चलाए, उन पर अंडे फेंके, पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ये घटना आज चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ये घटना वाकई शर्मनाक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन एक कहावत तो आपने सुना ही है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। आप जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। जिस शस्त्र, जिस हथियार और जिस उपकरण के बूते आप अपनी सत्ता पे काबिज होते हैं, सफलता अर्जित करते हैं, कल वही अगर सीमा से अधिक हो जाए तो आपके हार का कारण बन जाता है। ये जो कुछ भी हुआ कोई अप्रत्याशित नहीं हुआ, ये बिल्कुल स्वाभाविक था। ये अलग बात है कि इस घटना के बाद कुछ नेताओं ने हाय तौबा मचा रखा है, तरह तरह की बयानबाजी आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा। कल्याण बनर्जी ने खुद स्टेटमेंट दिया कि भाई हम पिटते रहे और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ममता बनर्जी ने कहा ये बीजेपी के बदले की राजनीति है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह प्रायोजित था कि भाई वो आएंगे तो हमें ईंट पत्थर चलाना ही है। राहुल गांधी ने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा कि यह एक किसी व्यक्ति पर हमला नहीं, ये सांसद पर हमला है। सांसद पर हमला का मतलब जनता के चुने गए प्रतिनिधि पर हमला, मतलब जनता पर हमला है। ऐसे नेताओं के कई स्टेटमेंट आपको देखने को मिले होंगे, लेकिन कुछ नेताओं ने समर्थन में भी बातें की। भाई ये 15 वर्षों का संचित आक्रोश था, उत्तेजना के रूप में उभर कर सामने आया। और इसे संचित किया किसने? आप ही ने तो किया। लेकिन इस घटना का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। इतिहास की कुछ विकसनशील शक्तियां भी होती है। क्षेत्र विशेष का एक अलग कल्चर, एक अलग इतिहास, कुछ ऐतिहासिक घटनाएं उसे स्पेसिफिक बनाती है। वास्तव में सामाजिक राजनीतिक संघर्षों के हिंसा का सहारा लेना पश्चिम बंगाल की राजनीतिक और चुनावी संघर्ष की एक कड़वी सच्चाई है। आपको इसे मानना होगा। ऐसी परिस्थितियां अचानक पैदा नहीं होती। इसका इतिहास 60-70 वर्षों पुराना है। याद कीजिए 1900 से 1940 का दशक, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का दौर। स्वतंत्रता संघर्ष के उसी दौर में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। बंगाल में ही अनुशीलन समिति, युगांतर समिति, संध्या समिति, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जैसी क्रांतिकारी संस्थाएं स्थापित हुई। इन संस्थाओं से जुड़े नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा को आवश्यक हथियार माना, जिसने अनजाने में ही सही लेकिन राजनीतिक उद्देश्य के लिए सशस्त्र क्रांति को हवा दे दिया। बल प्रयोग और हिंसा की राजनीति को स्वीकृति दे दी, सामाजिक स्वीकृति। और भारत की स्वतंत्रता के बाद बंगाल का नक्सलवादी आंदोलन और वाम दल का उदय, इस घटना से भी तो आप वाकिफ ही होंगे। बंगाल के नक्सलवादी आंदोलन का उदय दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी गांव से हुआ था। ये घटना है मई 1967 के। चारू मजूमदार, कालू सन्याल, जगन संथाल इसके नेता हुआ करते थे। ये जो नक्सलबाड़ी आंदोलन था, जमींदारों के खिलाफ किसानों का आंदोलन था। और देखते ही देखते इस आंदोलन के साथ मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी, छात्र, युवा सभी जुड़ गए। इसी दौरान कानू सन्याल ने सीपीआईएमएल पार्टी का गठन किया, चूंकि वह चीन के माओ के सशस्त्र क्रांति से प्रेरित था। और उस आंदोलन के दौरान जमींदारों के जमीनों को जब्त कर लिया गया, जमींदारों के हथियारों पर कब्जा कर लिया गया, कर्ज के दस्तावेज को जला दिया गया, यहां तक कि जमींदार, पुलिस अधिकारी, सरकारी अधिकारियों की हत्याएं की। और तब इस आंदोलन के दौरान 1971-72 में उस वक्त केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी और 72 में बंगाल में भी कांग्रेस की सरकार थी। ऑपरेशन स्टीपल चेज के तहत इसका दमन किया गया। इस आंदोलन के दमन के लिए सिद्धार्थ शंकर राय ने पुलिस बल का भरपूर इस्तेमाल किया। और बंगाल में अगर देखें तो यहीं से राजनीति में हिंसा स्थापित हो गया। नक्सलवादी आंदोलन हिंसा से जुड़ी थी और उसका दमन में भी क्या हुआ, सशस्त्र पुलिस बल का इस्तेमाल और हिंसा का इस्तेमाल हुआ। तो राजनीति और हिंसा दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। और आपको जानकारी होगी 1977 में बंगाल में वामपंथ की सत्ता स्थापित हुई और वो चली कब तक, 2011 तक। 34 वर्षों का शासनकाल बंगाल में वाम मोर्चे की ही रही है। और वाम दल के इस शासनकाल में कैडर आधारित हिंसा संस्थागत हो गई। गांव गांव में पार्टी के कैडर ये तय करते थे खेती कौन करेगा, किसे काम मिलेगा, कौन किसको वोट देगा,
विरोधी पार्टियों के विरुद्ध झड़पें बिल्कुल आम बात हो गई। सिंगूर आंदोलन, नंदीग्राम आंदोलन इसका जीता जागता उदाहरण है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। याद कीजिए 2011 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी की सत्ता बंगाल में स्थापित हुई। 15 वर्षों का शासनकाल रहा है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी का सत्ता में आगमन मां, माटी और मानुष नारे के साथ हुआ, परिवर्तन के नारे के साथ हुआ। लोगों को लगा कि बंगाल में परिवर्तन होगा, लेकिन सिर्फ झंडे बदले, कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ। जमीन पर पार्टी कल्चर का जो ढांचा था सेम रहा, उसी रूप में मौजूद रहा। वाम दल का जो पार्टी सोसाइटी था उसका स्थान टीएमसी क्लब ने ले लिया। वामपंथ के जो गुंडे थे, सत्ता बदली, वो सत्ता के साथ शिफ्ट हो गए। बालू कोयला सिंडिकेट, वसूली, गुंडागर्दी, महिलाओं का शारीरिक शोषण बिल्कुल आम हो गया। अब जो बंगाल में नई बीजेपी की सरकार आई है उसके सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है। आपको लग नहीं रहा है कि रातों रात टीएमसी क्लब बीजेपी क्लब में तब्दील हो गई? चुनाव रिजल्ट के बाद चुनावी हिंसा जिस तरह से बंगाल में लगातार हो रहा है, ये तो उसी का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। और बंगाल में जो हिंसा का स्वरूप है वो अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है। बिहार और यूपी में जो भी हिंसा होती है जातिगत और सांप्रदायिक मुद्दे पर देखने को मिलती है, लेकिन बंगाल में राजनीतिक वर्चस्व और पार्टी के प्रति वफादारी के मुद्दे पर देखने को मिलती है। क्योंकि बंगाल में विजेता पार्टी ही सब कुछ है। जो जीत गया वो पावरफुल है। बंगाल के ग्रामीण इलाकों में जो पार्टी चुनाव जीतती है वही पुलिस, प्रशासन और पंचायतों पर राज करती है। विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं का जीवन दूभर कर दिया जाता है। अभी आप पता करेंगे तो पता चलेगा कि टीएमसी के कार्यकर्ता बंगाल छोड़ के बाहर भागे हुए। ये वहां का कॉमन फितरत है, ये कोई नई बात नहीं है। इसीलिए बंगाल में अगर सत्ता बदलती है या कोई बड़ी राजनीतिक परिवर्तन की स्थिति दिखाई दे तो बरसों से दबा आक्रोश हिंसा के रूप में उभर कर सामने आता है। इसलिए अभिषेक बनर्जी पर जो पथराव हुआ, जो हमले हुए, कल्याण बनर्जी पर जो पथराव हुआ, ये कोई आकस्मिक घटना नहीं, ये बंगाल का इतिहास है। और इन लोगों के साथ वही हुआ जैसा इन लोगों ने खुद बोया है। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। टीएमसी क्लब के गुंडे पर कैसे कंट्रोल, नियंत्रण स्थापित किया जाए।